नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फायरमैन प्रेम चोपड़ा में। मैं आपका दोस्त प्रेम चोपड़ा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फायरमैन प्रेम चोपड़ा में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो पिछली वीडियो थी उनमें हमने बात कुछ टॉपिकों पे की थी, जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं थी, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करवाए थे उसके अंदर, तो कुछ और भी टॉपिक फायरमैन के भी डाले थे हमने। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जाएंगे प्रकाश। लाइट। दोस्तों, आज हम प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकाश के अंदर हो गया परावर्तन व अपवर्तन। तो परावर्तन में अपवर्तन हो गया दोस्तों। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे परावर्तन प्रकाश के अंदर। परावर्तन प्रकाश में परावर्तन कैसे होता है ये टॉपिक लेते हैं। तो टॉपिक लेंगे दोस्तों प्रकाश में परावर्तन। ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश में परावर्तन का मतलब मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि प्रकाश में जो परावर्तन वो होता है कि कोई भी जब कोई किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए ये चौक है, ये जो डस्ट वो है अपना मार्कर है, इसके अंदर कोई प्रकाश पड़ा और वो प्रकाश इस पे इस प्रकार से पड़ के वह वापस इस प्रकार से चला जाए। किसी एक माध्यम पे जो प्रकाश की किरण है वो पड़ के पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं समझा दूं दोस्तों आपको कि ये कोई समतल सतह है, समतल सतह है। तो इसके अंदर दोस्तों हम टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। बिल्कुल मोस्ट आपका ये समझो आज के इस टॉपिक में से 9 नंबर आपके 10th और 12th के अंदर कम से कम 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। आप अगर इसको ढंग से पढ़ लोगे तो आपके 9 नंबर कहीं नहीं जाने के, बिल्कुल हूबहू इसी टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो ये कोई समतल सतह है, इस पे कोई प्रकाश आपतित हो रहा है तो जो प्रकाश किरण है वो इस सतह पर टकरा के पुनः इसी माध्यम में वापस चली जाएगी तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और दोस्तों, परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, वो सारे नियम मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, आप जो प्रकाश की जो सतह पर पड़ने वाली जो आने वाली किरण होती है वो होती है आपतित किरण, और जो जाने वाली जो किरण होती है सतह से उसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। और जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में एक लंब होता है जिसका नाम दे देते हैं अभिलंब। इस डायग्राम के हिसाब से मैं आपको इसके परावर्तन के जो नियम है उनको बता दूंगा। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य जो अभिलंब स्थित होता है तो ये समझो आप इस पे एक प्रकार का ये कोण बना रहा है, दोनों साइड से कोण बन जाएगी। तो आपतित प्रकाश और आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण बोलते हैं, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कोण होता है उसका नाम देते हैं परावर्तन कोण। बिल्कुल आपको इस हिसाब से समझा दूंगा मैं आपको, एक बार आप पढ़ लो उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है, इस हिसाब से आपके समझ बैठ जाएगा ये टॉपिक। तो जो दोस्तों इससे आपको सीधे जो परावर्तन के नियम हैं, परावर्तन के नियम, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो मैं बता दूं आपको कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब,
आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो तीनों हैं वो एक ही तल में स्थित हैं। देखो आप, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल में स्थित है। तो मतलब हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और जो दूसरा वो देखिए दोस्तों, जो आपतन कोण आई का मान है ये परावर्तन कोण आर के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है? दोस्तों आपतन कोण जो आई है उसका मान परावर्तन कोण आर के बराबर हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट होगा आपतन कोण आई का मान बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। छोटा स्मॉल आर लिख देते हैं, आर के। जो तीसरा, जो इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट है वो हो जाएगा दोस्तों कि जो ये परावर्तित किरण है इसकी चाल सॉरी, जो परावर्तित किरण है इसकी चाल और दिशा, जो ये परावर्तित कोण है इसकी चाल में आवृत्ति वो अपरिवर्तित रहती है। जो ये परावर्तित किरण होती है इसकी चाल में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो तीसरा पॉइंट हो गया कि जो परावर्तित किरण की चाल व आवृत्ति अपरिवर्तित होती है। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि टाइम कम है, उसी हिसाब से हम टॉपिक को जल्दी से जल्दी क्लियर करते चलेंगे। तो ये आपको समझ आ गया हो, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, मध्य में जो है अभिलंब है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के मध्य में अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में जो कोण बनता है वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण होता है। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है परावर्तन कोण। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया। और इसी के अंदर अगला हम टॉपिक लेंगे, वो टॉपिक लेंगे हम दर्पण। आज मैं जो बता रहा हूं वो आप ये समझ लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार उसको अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगला जो पॉइंट लेंगे हम वो लेंगे दर्पण। तो दर्पण के अंदर मैं बता दूं दोस्तों, दर्पण होता क्या है। यदि किसी कांच के टुकड़े, आप किसी कांच का कोई टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर आप एक तरफ से परावर्तन, जो परावर्तन दर्पण की पॉलिश है, जो परावर्तित दर्पण की पॉलिश है उस पर आप पॉलिश कर दीजिए, कोई परावर्तित पदार्थ की आप पॉलिश कर दीजिए। तो जो पदार्थ की जो आप पॉलिश कर दोगे उसके बाद वो बनेगा, वो दर्पण कहलाएगा। कि समझ लीजिए आप, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ पर आप इस पर कोई पॉलिश कर दीजिए और वो पॉलिश आप पॉलिश कर दोगे इस पे, तो एक प्रकार से दर्पण का काम करेगा। इस पे आप एक प्रकार से एक साइड से पॉलिश, मैं आपको उदाहरण समझा दूं दर्पण का। अपने घरों में जो शीशा होता है ना, अगर आप शीशे पे पॉलिश नहीं करोगे, एक साइड से अगर शीशे से पॉलिश नहीं होती तो उसमें बिल्कुल आपको शेप दिखेगा, वो अपारदर्शी हो जाएगा। तो आप इस पे एक साइड से जो पॉलिश कर दोगे उसके बाद ये दर्पण, आप अपना प्रतिबिंब उसके अंदर देख सकते हो। तो दर्पण, जो दर्पण होता है ये दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ये समतल दर्पण, और जो दूसरा होता है वो होता है गोलीय दर्पण। तो दोस्तों एक तो समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। जो समतल दर्पण होता है वो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये समझ लीजिए आप, ये कोई दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ है
वो सीधा होता है। समतल दर्पण का मतलब समतल से समझ जाइए आप, सीधा। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो पृष्ठ सीधा होता है, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये बिल्कुल सीधा है, इस पर कोई भी किरण आएगी तो ऐसे वो परावर्तित हो जाएगी। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये बिल्कुल सीधा है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम कहेंगे समतल दर्पण। और जो गोलीय दर्पण होता है यह एक प्रकार से गोलाकार पृष्ठ के रूप में होता है। तो समतल दर्पण तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो ये, मैं एक साइड से बना देता हूं, एक साइड गोलीय दर्पण बना दूंगा, तो आपको थोड़ा डायग्राम से, क्या है कोई भी चीज हो डायग्राम से अच्छा समझ आता है। ये हो गया समतल दर्पण फर्स्ट। सेकंड जो है गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण को हम एक प्रकार से वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ मुड़े हुए होते हैं या जिनके जो परावर्तक पृष्ठ हैं वो एक प्रकार से गोल होते हैं, उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ये फर्स्ट जो होता है पहला वो होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल और उत्तल से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अवतल का मतलब क्या होता है और उत्तल का मतलब क्या होता है। साइंस के अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनका अर्थ आपको अगर एक बार समझ आ जाए तो वो सारा, ये समझो आपको टॉपिक समझ आ गया। तो अवतल और उत्तल का अर्थ समझो आप, अवतल का मतलब क्या होता है और उत्तल का मतलब क्या होता है। तो वे गोलीय दर्पण, अवतल का मतलब तो होता है अंदर धसा हुआ होता है, और उत्तल का, उत्तल आप उच्चारण देखो, उच्चारण देख के आप अंदाजा लगा लीजिए। उत्तल का मतलब तो बाहर, बाहर, और अवतल का मतलब अंदर। तो वे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़े होते हैं उन्हें हम अवतल दर्पण कहते हैं, और वे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ हैं वो बाहर की ओर मुड़े होते हैं उन्हें हम उत्तल दर्पण कहते हैं। डायग्राम से समझा दूं मैं आपको। जो अवतल दर्पण होगा इसके अंदर परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर नहीं होगा, अंदर की ओर मुड़ा हुआ होगा, अंदर की ओर ढसा हुआ होगा। तो ये कोई पृष्ठ है परावर्तक पृष्ठ, और जो इसके अंदर होगा वो इस प्रकार से होगा। समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो का आप बिल्कुल आनंद उठाइए, बहुत अच्छे से, बहुत धीरे से, और बिल्कुल वो मैटर पढ़ाएंगे हम आपको जो आपको परीक्षा में हूबहू मिल जाए, और आपको बिल्कुल इतना कुछ समझा देंगे, इतना कुछ समझा देंगे कि जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये, अरे ये क्वेश्चन तो लल्लू क्वेश्चन है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। तो बिल्कुल ऐसा मैटर आपको हम समझा देंगे। तो दोस्तों ये जो पृष्ठ है इसके अंदर अवतल दर्पण है, और जो ये है वो उत्तल दर्पण है। तो आप देखिए इसमें जो ये परावर्तक पृष्ठ है ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और इसके अंदर है वो ढसा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब कोई प्रकाश की जो कोई किरण है वो इसके अंदर पड़ेगी तो इस प्रकार से पड़ेगी, और जो इसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम बनेगा इस हिसाब से, इस हिसाब से। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण वो दर्पण होते हैं
जिनके परावर्तक पृष्ठ, वह गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर ढसे होते हैं उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं, और वे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं उन्हें हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और जो अगला जो टॉपिक लेंगे हम, इसी के अंदर ये प्रकाश के परावर्तन के अंदर ही चल रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के अंदर हमने बात की थी प्रकाश का परावर्तन की, और उसके बाद हमने टॉपिक ले लिया दर्पण। और ये दर्पण के अंदर ही हम जो गोलीय दर्पण है इसके अंदर इसके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कभी कभी 1 नंबर की उनमें से पूछ लेता है एग्जामिनर। देखिए ये एग्जामिनर का मूड होता है, वो किस हिसाब से क्वेश्चन को पुटअप हो जाए, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ ले। कभी कभी तो एग्जामिनर बिल्कुल सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दर्पण के अंदर जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषा। तो ये दर्पण की हैं वो कुछ परिभाषाएं हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे ध्रुव, सेकंड पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, तीसरा हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। बिल्कुल मैं एक ही डायग्राम के अंदर बिल्कुल आपको इनको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। बाद में आप वीडियो को देखकर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। और जो चौथा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुख्य अक्ष, और जो 5वां पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोकस बिंदु, और जो छठा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी। तो देखिए दोस्तों, ध्रुव फर्स्ट जो है वो है ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है कि किसी गोलीय दर्पण का केंद्रीय बिंदु, किसी गोलीय दर्पण का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो एक प्रकार से ध्रुव कहलाता है। तो कोई गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण के अंदर जो गोलीय दर्पण का केंद्रीय जो बिंदु होगा, ये जो मान लो ये केंद्रीय बिंदु है तो ये ध्रुव कहलाएगा, और इस ध्रुव को हम रिप्रेजेंट करेंगे P से। अगला जो आता है वो आता है वक्रता केंद्र। तो किसी गोलीय दर्पण का, ये गोल नहीं बना है तो आप इसको गोल बना लीजिए, उस हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। तो इसका जो ये केंद्र होगा गोलीय दर्पण का, किसी गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो ये केंद्र है, ये क्या कहलाएगा, किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ध्रुव किसी गोलीय दर्पण का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है, और किसी गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। और जो बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की, तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये गोलीय दर्पण का ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, तो इनको मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या। तो ये केंद्रीय वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या। इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अगला आता है वो आता है हमारा वक्रता त्रिज्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गया, और जो मुख्य अक्ष है वो आता है अगला टॉपिक। इसी के अंदर अगला पॉइंट मुख्य अक्ष आएगा, वक्रता ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। और मुख्य अक्ष क्या होता है, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये समझ लीजिए, आपकी जो ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, इसके जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होगी, आप इस प्रकार से समझिए
कि ये ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, इसे जो ये सीधी रेखा जो गुजरेगी ना, इस सीधी रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। और जो मुख्य अक्ष होता है इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अगला है वो बिंदु है फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु क्या होता है? किसी गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण कि कोई गोलीय दर्पण है, किसी गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, किसी गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, आभास कराती है कि भाई यहां पर मिलेगी, तो वो कहलाती है, वो मुख्य बिंदु कहलाता है। तो आप थोड़ी परिभाषा बड़ी हो गई, समझने की कोशिश कीजिए कि किसी गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। तो आप इसके अंदर बता दूं, मैं आपको अलग से बता देता हूं कि ये मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, इसके अंदर ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं पी से, इसको कर रहा हूं आर से, नहीं सॉरी, आर तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो ये वक्रता केंद्र है और जो ये है ये मुख्य अक्ष है। तो आप समझिए कि कोई प्रकाश किरण है, मान लीजिए इधर से कोई प्रकाश किरण यहां पे पड़ रही है, तो वो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या एक दूसरे से मिलती है, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये प्रकाश किरण इधर से आ गई और कोई प्रकाश किरण इधर से इधर काटेगी, तो ये जो बिंदु बनेगा ये मुख्य फोकस बिंदु बनेगा, मुख्य फोकस बिंदु। तो ये जो मुख्य फोकस बिंदु है, इसमें देखिए आप कि कोई प्रकाश किरण इधर से गई, वो यहां पे टकराएगी और फिर वो उसी माध्यम में आ जाएगी, और कोई प्रकाश किरण इधर से इधर जाएगी तो इस माध्यम में जाएगी। तो यहां पर जो काटेगी एक दूसरे को मुख्य बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को हम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया अच्छे से। अगला जो बिंदु है वो है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी क्या कहलाती है? ये दूरी कहलाती है फोकस दूरी। तो यहां मैं आपको बता दूं, यहां तो रहने दो, आप यही समझ जाओ, जो इसके और इसके बीच की जो दूरी होगी ये होगी फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एफ फोकस दूरी। तो बहुत सी बार क्या है, एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी गोलीय दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी के दुगने के बराबर होगी। तो ये फोकस बिंदु है और ये है जो फोकस दूरी है। तो इससे और इसके मध्य ये है, ये इससे दुगनी तो होगी। तो इसका मतलब हो गया कि R बराबर 2F। R बराबर 2F होता है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसी गोलीय दर्पण की
जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए कि कोई दो गोलीय दर्पण है और उस गोलीय दर्पण की क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, तो उसकी फोकस दूरी होगी वो f बराबर क्या होगी। तो आप जानते हो कि r बराबर 2f होती है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, तो f बराबर r/2 होगा। भाई r बराबर 2f होता है, तो आप इसको f बराबर r/2 लिख सकते हो। तो हमें r का जो मान है वो क्या दे रखा है, 40 सेमी। जब r का मान हमें 40 सेमी दे रखा है, तो दोस्तों f बराबर r का मान 40/2, इसको हम काटेंगे तो 20 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो होगी 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज आपका दर्पण कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर यहीं से कुछ 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 नंबर का, और जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो आपको कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण की किसी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वे इसके निम्न प्रकार कितने प्रकार होते हैं, व्याख्या सहित समझाइए। तो ये बड़ा क्वेश्चन आता है। और छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो इस हिसाब से पूछ लिए जाते हैं आपसे कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आप ये सूत्र बिल्कुल याद रखिए, r बराबर 2 है, बिल्कुल ध्यान रखिए। इससे आपकी परिभाषा बन जाती है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। तो इस हिसाब से आपको हम आगे भी क्लासें देते रहेंगे, बहुत अच्छे से समझाते रहेंगे। जितना हमसे होगी उतनी आपके लिए बिल्कुल अच्छी मेहनत करेंगे। और अगर आप में से कोई भी नया जुड़ा है, भाई या बहन कोई भी नए जुड़े हैं, तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आज का ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। नमस्कार।